नमस्कार। मैं गौरव सिन्हा आईसीएन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे। और आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आई एम गोइंग टू टॉक टू वन ऑफ द एमिनेंट डॉक्टर ऑफ लखनऊ, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, SGPGIMS, डॉक्टर संदीप साहू। डॉक्टर संदीप साहू, welcome to this channel. Thank you, sir. Thank And I would be delighted to have few very informative informations from you as far as for general public is concerned. First of all, I understand that you are from the Department of Anesthesiology. Just there is a very curious question. What is anesthesiology exactly? बेसिकली देखिए, अगर आज के परिवेश में हम बात करें, एनेस्थीसियोलॉजी वो विज्ञान है जो ऑपरेशन के दौरान अगर मरीज को सर्जरी करानी है तो सर्जरी के दौरान कोई तकलीफ ना हो, उसको दर्द ना हो, उसको कोई सेंसेशन ना हो, वो काम एनेस्थीसिया करता है। और उसके साथ साथ एनेस्थीसिया ऑपरेशन के पहले मरीज को पहले प्री ऑप ऑप्टिमाइजेशन, तो जैसे वो वाला काम कि भाई किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, सांस की बीमारी, लीवर किडनी की बीमारी है, तो किस तरीके से वो सर्जरी और ऑपरेशन करने के लिए वो मरीज़ ठीक होगा। और ऑपरेशन के बाद अगर मरीज को आईसीयू में पोस्ट ऑप केयर चाहिए तो कैसे वो अच्छी केयर उसको दी जा सकती है, या अदर आईसीयू की कंडीशंस में जहाँ पे आईसीयू में पेशेंट एडमिट होता है, तो एनेस्थीसिया, आईसीयू और आजकल साथ ही साथ पेन, एक्यूट और क्रोनिक पेन मैनेजमेंट में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का रोल है। साथ साथ अगर रिसक्सटेशन, जैसे कार्डियक रिसक्सटेशन या ट्रॉमा रिसक्सटेशन या इमरजेंसीज केयर में भी एनेस्थीसिया वालों का रोल है। तो एक आम आदमी इन सब जगहों पे एनेस्थेटिस्ट को देख सकता है और उसकी सेवाएं ले सकता है। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक सवाल आता है, कभी कभी कहा जाता है जैसे कि जब पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन करना है और कुछ लोकल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं, इनमें किस तरह का डिफरेंस होता है? देखिए, आज के ज़माने में मैं या कोई भी व्यक्ति जब अपना ऑपरेशन करा रहा है तो वो चाहता है पहली चीज़ कि वो कोई भी दर्द महसूस ना करे। दूसरी चीज़, जो ऑपरेशन के तरीके हैं देखिए अब वो बदले। पहले ओपन सर्जरीज होती थी, फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज आई, अब ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं। तो इन सर्जरीज की भी अपनी नीड है कि सर्जन को सही तरीके से सर्जरी करने के लिए मरीज को पूर्ण तरीके से एनेस्थीसिया, जिसे जनरल एनेस्थीसिया या रीजनल, जिसको आप स्पाइनल या एपिड्यूरल पीठ में सुई लगाना जैसे जानते हैं, तो पूरा बेहोश या मरीज के कुछ हिस्से का बेहोश करना पड़ेगा। दूसरा ये हो सकता है कि अगर रीढ़ की हड्डी में सुई लगी तो जिस जगह पे लगी तो नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाएगा। अब ये भी सुविधा है कि अगर मुझे मान लो हाथ का कोई हिस्सा में ऑपरेशन होना है तो केवल हाथ या पैर का वो हिस्सा भी सुन्न किया जा सकता है, जिससे मरीज को दर्द ना हो और ऑपरेशन सेफली हो जाए। और ऑपरेशन के बाद भी दर्द का इंतजाम किया जा सके, ये तरीके हैं। तो आजकल तो डॉक्टर साहब चूँकि एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंसेज में तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुए हैं, टेक्नोलॉजिकली भी हुए हैं, रिसर्चेज भी हुई हैं जी। तो जो एनेस्थीसिया का रोल होता है वो वर्चुअली ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्जरीज, मे बी कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और डिफरेंट टाइप ऑफ जनरल सर्जरीज ऑल्सो, तो इनमें क्या एक ही सा रोल रहता है एनेस्थीसिया का कि अलग अलग तरह से अलग अलग ऑपरेशंस में किया जाता है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर आपने। जब सर्जरी अलग अलग अंगों की है, क्योंकि उसमें अलग अलग अंगों में समस्याएं हैं, चाहे वो ब्रेन की हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे लंग की हो, चाहे किडनी की हो या लीवर की, तो दवाइयाँ तो एक स्पेक्ट्रम है, लेकिन वो मरीज जिसकी एज, छोटा बच्चा है 1 साल से छोटा या 70 साल के 80 साल के बाबूजी हैं, तो एज की एक अलग स्पेक्ट्रम है। दूसरा अंगों की बीमारियां या जिस तरह का सर्जन और सर्जरी है, तो 4 चीज़ें हैं। तो इन 4 चीज़ों में पूरा एनेस्थीसिया का विज्ञान, जिसे आदमी 6 या 10 साल में गेन करता है एनेस्थीसिया की क्वालिफिकेशन, तो उसको यूज़ करता है। अलग अलग अंगों की अलग अलग डिमांड है कि कौन सी टेक्निक, कौन सी दवाइयाँ, कौन सी विधि उसके लिए ज़रूरत है और सेफ है जी।
तो इसी तरह से डॉक्टर साहब जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस करते हैं, आप बीइंग एन एस्ट्रोलॉजिस्ट उनको ट्रीट करते हैं। साथ ही साथ एक ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जो ऑपरेशंस होते हैं, कुछ होते हैं एक्सीडेंटल, कुछ इमरजेंसी हो जाती है, कभी कार्डियक ऑपरेट करना पड़ जाता है, इमरजेंसी में भी करना पड़ता है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट उस स्टेज तक पहुंचता है जब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है जी। कभी कभार। तो इस विषय पे सर अब मैं जानना चाहूँगा कि इनसे थोड़ा सा प्रिवेंशन के बारे में आप बताएं कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है हु इज़ नॉट ए हु हैज़ बीपी, ब्लड प्रेशर है उसको, साथ में डायबिटीज़ है उसको, हाउ कैन ही लुक आफ्टर हिज हार्ट not to reach to a condition where he has to undergo a surgery? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्योंकि हर 4 में से देश में इस समय हमारे हिंदुस्तान में 3 आदमी आपको ब्लड प्रेशर और शुगर वाले मिल जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा खान-पान है, हमारे पास स्ट्रेस है, समस्याएं हैं। लेकिन जब मुझे बीमारी है, और पहली चीज़ ये कि देखिए, बीमारी को दोस्त बनाना है, बीमारी को समझना है, उसको दोस्त बनाना है, और उसके साथ जीने के लिए तैयार रहना है। ऑपरेशन होगा नहीं होगा, जैसे आपने कहा, इलेक्टिव प्रोसीजर जहाँ प्लान हो के कभी ज़रूरत पड़ेगी, या इमरजेंसी, मान लीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक्सीडेंट तो देश में जो हालचाल है, घर में या घर के बाहर कभी भी हो सकता है। लेकिन जो हमारी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, जिनको मैं कहूँ कि ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी भी, देश में टीबी की बीमारी भी बहुत ज़्यादा है, थायराइड की बीमारी, साथ साथ इन बीमारियों के मारे जो अन्य अंगों पे फ़र्क है वो भी बॉडी को अफेक्ट करता है। तो जिनको ये बीमारियां हैं उनको जब मैंने कहा कि बीमारी से दोस्ती करनी है, तो सबसे ज़रूरी ये है कि पहले अपनी आप की बीमारी को माने। देखिए, 4 फेज़ हैं किसी भी व्यक्ति की। पहला उसका होता है एंगर, जब भी कोई समस्या आती है, मुझे क्यों है साहब, मुझे क्यों है। फिर दूसरा उसका डिनायल, नहीं नहीं मुझे तो ये हो ही नहीं सकता। सिंपल एग्जांपल मैं कहूँ, मान लीजिए गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट एक नॉर्मल व्यक्ति का सड़क पे होता है, जो कोई मरीज नहीं था ना। दूसरा, आजकल कैंसर की संभावनाएं देखिए बहुत बढ़ गई हैं। तो ऐसी क्रोनिक बीमारियां जब होती हैं, और आप, क्योंकि हम कभी सोच के नहीं बैठे हैं कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, या कभी आपने अपने आप को इस चीज़ की परिस्थितियों के लिए प्लान नहीं किया है, तो जब ऐसी समस्याएं होती हैं तो पहले आप एंगर, डिनायल, इसी से, और फिर बार्गेन में समय निकालते हैं। बशर्ते, जैसे मैं कहूँ कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ खुद, लगभग 12 साल से। तो मैंने अपने आप को बदला, क्योंकि बीमारी से मुझे लड़ना है। तो मुझे पहला है कि लाइफस्टाइल, डाइट, ड्रग, और इन तीनों के साथ जो और चेंजेस मेरे डॉक्टर ने बताएंगे, मैं, और बीइंग ए डॉक्टर, मैं खुद स्पेशलिस्ट जो है थायराइड का या डायबिटीज़ का, उससे मैं सलाह लूँगा, और बार बार सलाह लूँगा, महीने में एक बार तो लूँगा ही। बिल्कुल। फिर जो उसने मॉनिटरिंग कहा है कि मुझे बार बार अपनी चीज़ें देखनी चाहिए कि मुझे, मेरी शुगर ठीक चल रही है नहीं चल रही है, दवाइयों पे मेरा ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। और दूसरी चीज़ देखिए, कोई ज़बरदस्ती आपको दवाई नहीं खिला रहा है, आपके भले के लिए। अगर एक पढ़ा लिखा डॉक्टर साइंटिफिक वे में आपको एक सलाह दे रहा है, तो उसकी कॉम्प्लायंस हमको माननी पड़ेगी। अगर देखिए, अगर ब्लड प्रेशर है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आगे चल के, तो वो किसी दिन ब्लड प्रेशर 150-80 की जगह 220/110 भी हो सकता है। और इतने, इस ब्लड प्रेशर पे कभी भी दिमाग की नस फट सकती है। बिल्कुल। और टेंशन तो लाइफ में शायद हम सब जानते हैं कि है, आजकल एक कॉमन फीचर बन गया है। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर ने आपको एक इमरजेंसी में लैंड कर दिया। राइट। यही हाल डायबिटीज़ का है कि डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, 200-300 चल रही है, शायद आप चल रहे हैं। जिस दिन 500 के पार हो गई, हो सकता कोमा में चले गए हम। और जो काम आसानी से इलेक्टिव दिखा के हो सकता था, इमरजेंसी में अब आप सोचिए किस डॉक्टर के पास आप जाएंगे, कैसे आपका इलाज होगा ठीक या नहीं, और क्या आपकी स्थिति होगी, वो आपकी किस्मत और ऊपर वाले का आपके। जैसे डॉक्टर साहब कहा जाता है कि नॉर्मली डायबिटीज़ जिसको है, मान लीजिए टेस्ट में आ गया है, पता चल गया है, और कुछ दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, कभी लेके बीच में छोड़ भी देते हैं, कंट्रोल हो जाता है। कहा जाता है जैसे डायबिटिक अपने आप में कोई ऐसी बीमारी, लेकिन उसकी एसोसिएटेड बीमारियाँ जब पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाती है,
तो वो कई और बीमारियों को जन्म देती है अपने आपके शरीर के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है या हमको जब बीमारी हो जाए तो उनको कंट्रोल करना अच्छा, है? मैं एक चीज़ कहूँगा, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं जी। सबके भले के लिए। आप भी एक मेडिकल प्रोफेशन में जी। हैं, हम लोग भी हैं। पहली बात तो मैं कहूँगा, देश का शायद बच्चा बच्चा या हर व्यक्ति अपने आप को डॉक्टर समझता है। बिल्कुल सही बात है। और सलाह सबके पास है, चाहे मुझे ज्ञान पूरा है कि नहीं है। फिर दूसरा होता है बार्गेन। देखिए हम हिंदुस्तान में हमारे बहुत सारी पैथियाँ हैं, लेकिन हमारा ये रहता नहीं भाई एलोपैथ में नहीं जाएंगे, हम यूनानी आयुर्वेद में जाएंगे। ठीक है, आप जाइए, लेकिन उसके साथ कॉम्प्लायंस तो पूरी करनी पड़ेगी। राइट। तो पहली चीज़ देखिए डायबिटीज़ में है डाइट, दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज, और तीसरी दवा है, चाहे आप किस रूप में लेना चाहें, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, एलोपैथ। अल्टीमेटली आपकी एम ये है कि आपकी फास्टिंग शुगर 100 के नीचे नीचे रहे, रहनी चाहिए। और आपके खाने के 2 घंटे बाद की शुगर आपकी 140-160 रहे। अगर ये रह रही है तो आपके अंग खराब नहीं होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो अंगों के खराब होने के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं, और एक बार भगवान ने जो सिस्टम बनाया वो खराब हो गया तो वो और ही खराब होगा, वो रिवर्सिबल और नहीं होता। इलाज करना भी उस समय आसान नहीं होगा। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल में रख के, जैसे कहा जाता है कि नॉर्मली विच इज़ अ जनरल ओपिनियन ऑल्सो, 50% मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल एंड 50% इज़ ड्रग्स। So one has to really think about कि how he has to move when he is diabetic to avoid all associated problems. बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान में 80-90% हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, Right. चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे चावल हो चाहे रोटी हो। जहाँ हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमको लगता है सलाद में मतलब प्याज, और प्रोटीन मतलब बस पनीर पनीर 15 दिन में एक बार। तो ये डाइट तो शायद कहीं भी पूरे देश में ऐसा, विदेश में ऐसा फॉलो नहीं की जाती है। तो वो जो 90-80% हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर है। तो हम अपनी, देखिए समय आप 1 घंटा अपने शरीर को देते नहीं हैं, 80-90% आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। स्ट्रेस आपकी लाइफ में इतना है कि आप दिन में 6 बार शुगर नापनी चाहिए, तब समझ में आएगा कि अलग अलग समय पे शुगर मेरी कहाँ जाती है। राइट। कुछ लोग हैं जिनको डॉक्टर कहेंगे कि भाई 35 साल की उम्र पे भी आपको अगर इंसुलिन, तो उम्र का कोई तकाजा नहीं है। बात है आपकी कंडीशंस की, जो साइंस, मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर कहती है तो आपको वो लेना चाहिए। डेफिनेटली उसके हिसाब से क्या प्रो कौन और क्या नहीं करना है, क्या ध्यान देना है, वो चीज़ बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, इसी संबंध में जैसे आपने भी कहा, आप बताया कि क्या बच्चों में, महिलाओं में या पुरुषों में द डायबिटिक इज ए कॉमन फीचर, इट कैन हैपन टू एनीबडी एट एनी स्टेज? देखिए डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। राइट। इसमें सेक्स और एज का कोई मतलब नहीं रहा। जैसे हमारे बच्चे जो हमारे घरों में, देखिए हम खुद जब वो पैदा होते हैं तो उनको शायद पिज़्ज़ा और पास्ता और मैकरोनी और फास्ट फूड पता नहीं है, लेकिन हम ही खिलाते हैं। राइट। तो जो हम खिलाते हैं और फिर हम अपनी, कई बार अपना घर में चलो नहीं बना पाए तो वही मंगा लिया, लेते बाजार से, फिर जब वो खाने लगते हैं तो देखिए मेन चीज़ है कि आपको अपने शरीर की BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, वेट, हाइट, आपकी डेली की एक्टिविटी, जैसे जो लोग जागरूक हैं आप देखिए आपका वेट मेंटेनेंस। और सीधी बात कहूँगा, अगर देश में किसी का पेट निकल रहा है तो इसका मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा, भगवान का दिया हुआ आपके लिए जितना, उससे ज़्यादा आप खा रहे हैं। बिल्कुल। जब पेट पे फैट आएगा तो बाकी अंगों के पे भी फैट आएगा, लीवर में फैटी होगा। हार्ट का ऑपरेशन मैं करवाता हूँ, हार्ट पे इतनी मोटी मोटी चर्बी जमती है। इसका मतलब मेरी आर्टरी जो है उसके अंदर इतना जम जाएगा कि आर्टरी इतनी छोटी हो जाएगी। और जब खून का दौड़ान सारे अंगों को कम हो जाएगा तो उसके कॉम्प्लिकेशन होंगे। इसी को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। यस। तो अब आप खुद जानकार हैं कि नाली अगर चोक हो रही है तो आप पानी रुकेगा ही, खून का दौड़ान का फर्क पड़ेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहू। एंड आज जो आप लोगों ने हमको इतने सारी बातें बताई हैं, आशा करता हूं कि जनरल पब्लिक भी इसको सुनेगी और अपने जीवन में किसी न किसी रूप में इसको अपनाएगी, जिससे कि एक सुख शांति का जीवन व्यतीत कर सकें। थैंक यू डॉक्टर साहू, ऑन बिहाफ ऑफ ICN टीम आई एम थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। थैंक यू वेरी मच।